वेलकम है स्टूडेंट्स। आज से हम इस सेशन में प्रीलिम्स 2023 यूपीएससी की तैयारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। और इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं उसकी शुरुआत करेंगे। मैं इस ज्योग्राफी प्रीलिम्स की सिलेबस की चर्चा करूं इससे पहले मैं बता दूं कि ज्योग्राफी और उससे संबंधित प्रश्न जो है प्रीलिम्स में इनका जो पूछने का एवरेज है वो 100 क्वेश्चन अगर आते हैं फर्स्ट पेपर में, जो जीएस का पेपर हमारा होता है सामान्य अध्ययन का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एवरेज क्वेश्चन पूछने का औसत जो है, एवरेज हमारा जो है वो 35 है। 35 के आसपास क्वेश्चन जो ज्योग्राफी और उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और जो कट ऑफ जाता है यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए, वो कट ऑफ अगर हम लोग 45 से 100 क्वेश्चन, अगर 45 से 50 क्वेश्चन अगर हम लोग बना लेते हैं तो सेफ होते हैं। हालांकि ये निर्भर करता है क्वेश्चन के स्तर पर भी, क्या कितने लड़के क्लियर हुए हैं, क्या स्तर है क्वेश्चन को, उससे निर्भर करता है। लेकिन अगर 45 से 50 आते हैं तो हम श्योर हम होते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और 35 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से संबंधित होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्योग्राफी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योग्राफी की तैयारी अगर ढंग से कर लेते हैं तो आपकी सफलता, प्रीलिम्स की सफलता जो है लगभग सुनिश्चित हो जाती है। तो आज ज्योग्राफी के बारे में पहले आज हम लोग बात करेंगे कि ज्योग्राफी प्रीलिम्स में हमें ज्योग्राफी के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को बहुत ही माइन्यूटली अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक भी अपने यूनिट पर आ जाएंगे। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरा सिलेबस हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये हम लोगों ने सेशन ही काफ़ी लेट शुरू किया था, इस वजह से ये पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन यूपीएससी जो प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा 2023 होने वाली है, उसको मैं पूरी तरह से, मेरा प्रयास रहेगा कि ज्योग्राफी के सिलेबस को, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा मैं करा दूँ। तो आइए देखते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या ज्योग्राफी प्रीलिम्स का। देखिए, ज्योग्राफी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होते हैं, जो सिलेबस होता है हमारा, हम उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी या इसी को फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल। तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इसको जो है बांटा गया है 5 यूनिट में। पहला है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, तीसरा है ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, चौथा है बायोज्योग्राफी जैव भूगोल, और पांचवा है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरणीय भूगोल। इतने भागों में बांटा गया है। अब चूंकि शुरुआत के हम अपने सेशन की शुरुआत फिजिकल ज्योग्राफी से ही करेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पहले हम लोग जो है बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, और इस सिलेबस को और ज्यादा मैं एलोबरेट कर रहा हूं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी के, कि क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हमको विशेषकर ध्यान देना है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी के पहले यूनिट जो हमारा है क्लाइमेटोलॉजी, पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं। और जो ये यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी, इसमें जो टॉपिक है उसके बारे में हमने यहाँ पर पूरी तरह से सबका यहाँ पर चर्चा कर दिया है। अगर इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो तय मानिए कि आपके क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न नहीं छूटेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी में सर्वाधिक प्रश्न अगर कहीं से आते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी से ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट से बना हुआ है, तो क्लाइमेट के 5 एलिमेंट, कहीं कहीं 6 एलिमेंट, एनसीईआरटी 6 एलिमेंट की चर्चा करता है, बाकी जगह पर 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये पहले कहीं पर तापमान, सूर्य से अगर इंसोलेशन जो आता है, सोलर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, उससे कहीं पर टेम्परेचर फॉर्म होता है। टेम्परेचर अधिक या कम होने के आधार पर हमारे क्या बनते हैं, प्रेशर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर बनता है। ठीक है, लो प्रेशर, अगर हाई प्रेशर से जानते हैं कि लो प्रेशर की तरफ विंड, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर से प्रेशर बनते हैं। ये हाई प्रेशर भी हो सकते हैं, लो प्रेशर भी हो सकते हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर
के परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ विंड चलता है। विंड जहां पर अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है तो विंड ऊपर की तरफ उठती है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी धीरे धीरे वो ह्यूमिडिटी बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कूलिंग होता है। ह्यूमिडिटी जब होता है तो जब कूल हो जाती है वहां का एयर, जब ऊपर जाने के बाद कूल हो जाएगा तो क्या बनेंगे, बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। तो क्लाइमेटोलॉजी में इन्हीं जो 6 या 5 जो भी यहाँ पर 6 दिया, इनके बारे में ही अध्ययन करना होता है। टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, वायु के बारे में, ह्यूमिडिटी आर्द्रता के बारे में, क्लाउड्स बादल के बारे में, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के बारे में, इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। टेम्परेचर के बारे में जब हमारा क्लाइमेटोलॉजी यूनिट का जो टेम्परेचर टॉपिक है, तो टेम्परेचर में क्या क्या हम देखेंगे, इंसोलेशन यानी सूर्यातप, ठीक है। सूर्यातप के बाद क्या बात करेंगे हम लोग, तापमान, टेम्परेचर जोन, तापमंडल जो हमारा जो होता है, टेम्परेचर जोन। इसके बाद हीट बजट, अल्बेडो। इसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स, समान तापपतन, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स। इसके बाद इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापीय व्युत्क्रम। अगर टेम्परेचर से संबंधित टॉपिक में इतने सेगमेंट को हम देख लेते हैं तो टेम्परेचर संबंधित कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है, कितना हो अगर गहराई से प्रश्न आता है तो हम आसानी से कर लेंगे। अब टेम्परेचर के बाद हम बात किसका अध्ययन करेंगे, प्रेशर के बारे में, यानी प्रेशर बेल्ट के बारे में। प्रेशर, क्योंकि जहां पर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के आधार पर प्रेशर भी हाई प्रेशर लो प्रेशर बनते हैं। टेम्परेचर में हम क्या, प्रेशर में क्या अध्ययन करेंगे, प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो प्रेशर बेल्ट कैसे बनता है, इनके कॉज क्या है, और ये कितने टाइप, इनके प्रकार के बारे में, वायुदाब के बारे में, वायुदाब के उत्पत्ति के कारण और उस वायुदाब के प्रकार। इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, वायुदाब का स्थानांतरण जो होता है, शिफ्टिंग होता है, तो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद जो है विंड, क्योंकि जब हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ हवा जब गमन करती है तो उसको पवन बोलते हैं, क्षैतिज गमन होता है। तो विंड के बारे में, जो वायु के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वायु 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके प्राइमरी विंड कौन कौन सी, सेकेंडरी विंड कौन कौन है, और टर्शियरी विंड कौन कौन से है, उसके बारे में हम यहाँ जानना जरूरी होगा। सिलेबस में ये प्रश्न इससे रहते हैं। इसके बाद विंड के से उत्पत्ति संबंधित उनके दिशा में जो डिविएशन होता है उस संबंधित कुछ नियम है, कुछ लॉ है, उस लॉ के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद एयर मास, वायु राशि के बारे में बात करेंगे, वायु राशि। इसके बाद फ्रंटोजेनेसिस, वातावरण उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, और साइक्लोन, चक्रवात, इससे प्रश्न होते रहते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, उष्ण और शीतोष्ण। उसके बाद एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो ये हमारा विंड में, अगर विंड में चीज देख लेते हैं तो वायु संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे हम लोग आसानी से कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में, आर्द्रता। आर्द्रता के जब टॉपिक्स बात करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, इवापोरेशन के बारे में बात करेंगे, वाष्पोत्सर्जन के बारे में, सैचुरेशन, संतृप्तता की बात करेंगे, उसका संघनन, कंडेंसेशन, संघनन के बारे में बात करेंगे। प्रश्न आता है कि सबसे पहले इसमें से कौन घटित होता है, ठीक है, ड्यू, फॉग, जो भी सारी चीजें हैं उसके बारे में। इसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, हिंदी इसका होता है निरपेक्ष आर्द्रता, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होता है सापेक्ष आर्द्रता। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लाउड्स के बारे में जो है, बादल जो है, तो बादल हम लोग WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बादल का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और जो बादल के टाइप है उसमें विभिन्न बादल की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बादल में। इसके बाद प्रेसिपिटेशन, वर्षण, जिसे हम लोग हिंदी में वर्षण बोलते हैं। वर्षण के प्रकार के बारे में बात करें, वर्षण कैसे होता है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठोस रूप में, और लिक्विड रूप में। लिक्विड रूप में जो होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेनफॉल, जल वर्षा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेनफॉल। इसके बारे में ये क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बृहद बातें होगी, लेकिन ये सारी जो घटनाएं जहां पर घटती हैं वो कहाँ घटेंगी, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। और ये जो सारी घटनाएं एटमॉस्फेयर में घटेंगी, किसी विशेष प्रदेश में जो घटती हैं तो वहां पर एक विशेष प्रकार का क्लाइमेट, प्रदेश का क्लाइमेटिक रीजन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण विश्व में कई क्लाइमेटिक रीजन का निर्माण होता है। जिसके बाद एटमॉस्फेयर और वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन,
विश्व जलवायु प्रदेश। इसके अलावा दो हमारे बच जाएंगे टॉपिक, एटमॉस्फेयर और वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वायुमंडल से करेंगे, वायुमंडल में विभिन्न ये सारी जो घटनाएं घटती उसके बारे में करेंगे, और फाइनली हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये था क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस। इस सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ाई करेंगे। एनसीईआरटी आपका बुक होनी चाहिए, तो आपका प्रश्न आसानी से बनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का हमारा क्या सिलेबस है। तो आइए देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस को। तो अब बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में जो हमारे महत्वपूर्ण यूनिट हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसके बारे में। तो देखिए, जो पूरा जियोमॉर्फोलॉजी हमारा है भू आकृति विज्ञान, उसमें हम स्थल रूप के बारे में, लैंडफॉर्म के बारे में, रिलीफ के बारे में अध्ययन करते हैं। पूरे जो हमारा रिलीफ है, उच्चावच है, वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ और थर्ड ऑर्डर रिलीफ। और सब रिलीफ के बारे में हमें पढ़ना होता है और प्रश्न भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ में प्रथम श्रेणी के उच्चावच को हम 2 भागों में बांटा गया है, ओशन और कॉन्टिनेंट। तो ओशन का तो जो हम अध्ययन करते हैं हमारा ओशनोग्राफी है, ओशनोग्राफी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कॉन्टिनेंट महाद्वीप के बारे में है, तो महाद्वीप के बारे में प्रश्न बेसिक भी होते हैं कि महाद्वीप का, किस महाद्वीप का आकार बहुत बड़ा है, किस महाद्वीप का आकार छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देशों की संख्या है, किस में कम है, इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंटल रीफ यानी महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में और चट्टानों के बारे में। ये हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ के संबंधित कुछ हमारे टॉपिक हो गए। इसके बाद प्रारंभिक में सेकेंड ऑर्डर जो बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो रिलीफ है उसी के ऊपर सेकेंड ऑर्डर रिलीफ बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अंतर्जात बल के परिणाम स्वरूप बनते हैं, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है वो अंतर्जात बल के द्वारा ही बने हो, इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा ही बने हो। सबसे उसका पहचानने का तरीका ये है सबसे बढ़िया कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ के ऊपर जो बनते हैं उसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिलीफ कहा जाता है। हाँ, उसमें अंतर्जात बल की, इंडोजेनेटिक फोर्स की भूमिका होती है, लेकिन पूरे के पूरे जो रिलीफ होते हैं सिर्फ इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण ही नहीं बनते हैं। तो ये बनते हैं फर्स्ट रिलीफ के कारण। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, माउंटेन्स के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में और झील के बारे में, ये आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिलीफ में। अब माउंटेन्स के बारे में प्रश्न रहते हैं। माउंटेन्स के बारे में प्रश्न ये होते हैं जैसे कि माउंटेन्स के बारे में पूछता है कि किस माउंटेन का जो पीक है, पीक की क्या हाइट है, माउंटेन का क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या पीरियड रहा है, किस समय बना है, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न होते हैं। ज्वालामुखी अगर करंट में कोई घटना घटती है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ है, तो उसके बारे में ये प्रश्न इससे होते हैं। कौन सा वोल्केनो जो है माउंटेन वो कहाँ पर है, कैसे, इसके बारे में प्रश्न होते हैं। पठार से प्रश्न होते हैं, मैदान से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन पठार और मैदान से कम क्वेश्चन होते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन जो माउंटेन और वोल्केनोज से होते हैं। अब इसमें से माउंटेन और वोल्केनोज जो है वो तो इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, अंतर्जात बल के द्वारा बने हुए हैं, लेकिन प्लेटो, पठार, मैदान और ये इंडोजेनेटिक प्लस डिपोजिशन दोनों के कारण ये बने होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर। ये अगर हम लोग कर लेते हैं जो ये काम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑर्डर रिलीफ प्रश्न जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर से ही होते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर जो रिलीफ होते हैं उसके ऊपर बनते हैं ये। और ये जो बनते हैं उसमें डेनुडेशन महत्वपूर्ण कारण होता है। डेनुडेशन जो प्रक्रिया होती है एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है। जैसे इसमें इंडोजेनेटिक की बात किए थे, इसमें क्या होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स बहिर्जात बल के कारण बनते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते, चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि सिलेबस को मैं तोड़ रहा हूँ। इसके बाद डेनुडेशन जो होते हैं या एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है 2 भागों में बटे होते हैं, वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय की बात करेंगे कि अपक्षय किन किन कारणों से, इनके फैक्टर किन किन अपक्षय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है अपक्षय की, और टाइप से कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद जब इरोजन के बारे में बात करें तो एजेंट ऑफ इरोजन, सब एजेंट ऑफ इरोजन, प्राय भूगोल का मतलब सिर्फ एजेंट ऑफ इरोजन के बारे में लोग समझ लेते हैं। एजेंट ऑफ इरोजन जो 5 है,
कौन कौन से हैं? नदी, नदी या प्रवाहित जल जिसे कह सकते हैं, स्थिर जल नहीं, प्रवाहित जल। दूसरा हमारा हो जाता है ग्लेशियर। तीसरा हो जाता है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। चौथा हमारा फोर्थ नंबर पर हो जाएगा सागरीय तरंग, ओशनिक करंट और वेव, सागरीय तरंग। और फिफ्थ हमारा हो जाता है नदी हो गया, नदी, ग्लेशियर, भूमिगत, हाँ पवन। फिफ्थ हो गया पवन। ये जो पवन है ये एजेंट ऑफ फ्यूजन है, अपर्दन के ये दूत हैं। इन 5 दूतों के द्वारा, एजेंट ऑफ फ्यूजन के द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है उसके बारे में अध्ययन करना। जैसे कि नदी के द्वारा हम जानते हैं गोखुरलेख बनते हैं, मेंढर बनते हैं, भी आकार की घाटी, ए आकार की घाटी। इस प्रकार से ग्लेशियर के बारे में जानते हैं कि रॉसमोटोनी बनता है, यू आकार की घाटी बनते हैं, टॉर्न बनता है, सर्क बनता है। भूमिगत जल के द्वारा हम जानते हैं कि भूमिगत जल पोनोर बनते हैं, सिंक होल बनता है, ठीक है, स्टेलेगमाइट बनते हैं। सागरीय तरंग के द्वारा हम जानते हैं कि स्टैक बनते हैं, ठीक है, बार बनते हैं, बैरियर्स बनते हैं। और पवन के द्वारा भी छत्रकशिला, यारडांग, जीवगेन, बालुकास्तूप, ये सब सारे बनते हैं। तो सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस। अगर इसको हम लोग अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो अगर सिलेबस किसी भी, अगर हम सिलेबस और लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हमारे दिमाग में है तो तय मानिए कि आप सफलता के करीब है। तो आपको 10 साल का क्वेश्चन एकदम याद होना चाहिए कि क्वेश्चन कब ये प्रश्न पूछा हुआ है, और सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिलेबस ये क्लियर हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को भी देखेंगे, उसके अनुसार हम लोग अपने पढ़ाई जारी रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ओशनोग्राफी में हमें क्या पढ़ना। तो आइए देखते हैं ओशनोग्राफी में। तो ओशनोग्राफी में जैसा कि है हमारा सिलेबस ओशनोग्राफी का, तो ओशनोग्राफी फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है और फर्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में ये बात हम लोग किया है। ओशन भी आता है फर्स्ट ऑर्डर में। ये ओशनोग्राफी के अंतर्गत ओशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या देखते हैं, ओशन बॉटम रिलीफ। और ओशन बॉटम रिलीफ की जब बात करते हैं तो इसमें हम पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन, सबके बारे में, रिलीफ के बारे में अध्ययन करेंगे यूपीएससी में, ठीक है। प्राय लोग पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन को पढ़ने के बाद जो है छोड़ देते हैं, लेकिन आर्कटिक और साउदर्न ओशन के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। इसी प्रकार टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, तो जिस प्रकार से स्थलों पर आइसोथर्मल लाइन खींचा जाता है, उसी प्रकार से ओशन में भी आइसोथर्मल लाइन होते हैं। तो विभिन्न महासागरों में क्या तापीय स्थिति है उसके बारे में भी अध्ययन हमें करना हो। तो ओशनोग्राफी से क्वेश्चन अच्छे रहते हैं और काफी गहरी समझ की जरूरत होती है। इसके बाद सैलिनिटी की बात करेंगे, सैलिनिटी क्या होता है, किस महासागर में कितनी सैलिनिटी है, विभिन्न जो बंद क्लोज सागर है उनकी क्या सैलिनिटी है। और सैलिनिटी के बाद करंट, विभिन्न महासागरों में, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर में करंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। करंट से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो इसमें से इसको काफी सूक्ष्मता से अध्ययन करने की जरूरत होगी। कोरल रीफ के विभिन्न प्रकार के बारे में इससे भी प्रश्न होते हैं कोरल रीफ में, और बहुत ही छोटे छोटे जगहों से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो कोरल रीफ के बारे में प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण आज की तारीख में हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के जो ओशनिक जो फीचर्स है, जो प्रभावित हो रहे हैं, जो क्रिएचर से जीव हैं, उसमें से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाले जीवों में से कोरल रीफ भी एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कोरल रीफ को इसलिए भी पढ़ना जरूरी होता है कि क्योंकि इसलिए कि जहाँ पर कोरल रीफ होते हैं वहाँ पर जैव विविधता काफी रिच होती है। इसके बाद एल नीनो और ला नीना के बारे में, ठीक है। तो ये सबको बारी बारी से हम लोग बनाने का, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे और चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बायोज्योग्राफी के बारे में। तो आइए देखते हैं बायोज्योग्राफी में क्या करेंगे। अब बात करते हैं जैव भूगोल के बारे में। तो जैव भूगोल में 2 चीजों को पढ़ना जरूरी होता है, सॉइल और वेजिटेशन। सॉइल में सॉइल टाइप्स और सॉइल इरोजन के बारे में। तो सॉइल टाइप्स और सॉइल इरोजन जो है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाला नहीं है, ये किस में है, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में है, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, विश्व के संदर्भ में बात करेंगे। इसके बाद वेजिटेशन में बायोम के बारे में अध्ययन करना होता है, बायोम के बारे में, सवाना बायोम, ठीक है। तो इस सब के बारे में कई बायोम, सवाना बायोम, मानसून बायोम, कई बायोम है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं।
इसके बाद इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी मिलाने के बाद हमने कहा कि ज्योग्राफी में एवरेज क्वेश्चन 35 के आसपास होते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से 10 से 12, 10 से 15 क्वेश्चन प्रायः प्रत्येक वर्ष रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को बहुत ही सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। बेसिक कंसेप्ट को जरूरी है समझना, तभी, क्योंकि प्रश्न तो करंट से आते हैं, लेकिन बेसिक को समझे बिना करंट को करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न काफ़ी कॉमन सेंस आधारित होते हैं। तो करंट और बेसिक दोनों को अच्छी तरह समझ के ही हम इससे संबंधित प्रश्न को कर सकते हैं। तो इसमें हमारा है, क्या बात करेंगे, इकोलॉजी के बारे में, जैव विविधता के बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, ओजोन क्षय के बारे में, वन्य जीव के बारे में, नेशनल पार्क, सेंचुरी और पॉल्यूशन। अगर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में इतनी बातों को प्लस करंट के को ध्यान में रखते हुए, इतनी बातों को कैलकुलेट करते हुए अध्ययन कर लेते हैं, तो हम ज्योग्राफी में 35 क्वेश्चन में से अगर 35 क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे। अब इससे इकोलॉजी में जो बातें होती है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि भारत में बायोडाइवर्सिटी कितने हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बिहार इंडिया का आता है, बायोडाइवर्सिटी में जो है वो कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी बायोडाइवर्सिटी वाले में वो बात करेंगे, रेड डाटा बुक के बारे में बात करेंगे। इसी बात ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेटिक चेंज के बारे में कौन कौन से एफर्ट्स रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं विश्व में, भारत की क्या भूमिका है, ओजोन डिप्लीशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में इसको भी इसी तरीके से मैप पर देखेंगे, और पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये तो था सिलेबस फिजिकल ज्योग्राफी का, और फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी करने के बाद ही हम लोग नए सिलेबस की शुरुआत करेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्या सिलेबस होगा, इंडियन ज्योग्राफी क्या होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होगा। लेकिन ज्योग्राफी की पढ़ाई करने से पहले, इसको शुरुआत करने से पहले मैप की भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। मैप को समझे बिना ज्योग्राफी से प्रश्न को करना बहुत ही मुश्किल है। एक ज्योग्राफर ने कहा भी है कि मैप स्पीक्स देमसेल्फ, मानचित्र स्वयं बोलते हैं। ठीक है, तो मानचित्र स्वयं बोलते हैं, इसका मतलब कि मानचित्र की हमें बारीक समझ होनी चाहिए। बिना मानचित्र का अध्ययन किए हम इससे संबंधित प्रश्न को, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। तो आइए ओनली फॉर यूपीएससी के लिए हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा वो होगा क्लाइमेटोलॉजी का, और क्लाइमेटोलॉजी का पहला हमारा जो टॉपिक होगा उसकी हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।